गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले की क्लास में कहाँ तक पढ़ाए थे? पत्ती खत्म हो गया था। अब हम आपको क्या पढ़ाते? फूल। पत्ती के बाद फूल। पत्तियों का रूपांतरण बता दिए थे हम। कट्टी मरुस्थलीय क्षेत्र में पत्तियां किसका रूप ले? हाँ, कांटे का रूप ले लेती हैं। ऐसे पौधे को जियोफाइटिक बोलते हैं। सब्जी में किसका रूप ले लेते हैं? लतीदार का। हम कल शायद तना बोल दिए थे। तो सब्जियों में किस चीज का रूप ले लेते हैं? टिंड्रल बोलते हैं, वो स्प्रिंग टाइप का देख लेंगे। सब्जी देखिएगा ना, इसे स्प्रिंग टाइप का रहेगा, चढ़ जाएगा उस पर। ये भी किसका रूप ले लेती हैं? पत्तियां ही आगे जाके रूपांतरित हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। अब फूल आपको बताना है। पौधे में जो फूल होता है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फूल जो होता है वो, उसका मेन काम क्या है? फूल का मेन काम है फलों का निर्माण करना। फूल लगेगा, उसके बाद क्या लग जाएगा? फल लग जाएगा। यानी फूल जनन क्रिया में मदद करता है, रिप्रोडक्शन क्रिया में मदद करता है। तो पेड़ पौधों में फूल का मेन काम क्या है? जनन क्रिया में मदद करना। और किस चीज का निर्माण करना? फलों का निर्माण करना। फलों का क्या करना? निर्माण करना। तो फूल बहुत जरूरी है। आप देखिएगा आम के पेड़ में जो फूल यानी मोजर लगता है, जितना ज्यादा फूल यानी मोजर लगेगा उतना ज्यादा आम खिलेगा। अब पता चला आंधी में आधा मोजर तो गिर जाता है, वो कहाँ से आम लगेगा? बहुत कम हो जाता है वो। तो फूल का कई काम होते हैं। फूल जो नीचे का हिस्सा जिसे पकड़ते हैं फूल, इसे हम लोग क्या कहते हैं? वृंत कहेंगे। क्या कहते हैं? वृंत। इंग्लिश में पेसियोल। इसका मेन काम तो है नहीं, ये किससे जुड़ा रहता है? तना से जुड़ा रहता है। यहां से हो गया। इसके ऊपर जो होता है उसे कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं? पुष्पासन। इंग्लिश में कहते हैं थैलेमस। पुष्पासन। आसन का मतलब होता है बैठने का जगह। अब पुष्प मतलब फूल। फूल के बैठने का जगह क्या कहलाता है? पुष्पासन। क्या कहलाएगा? पुष्पासन। फूलों के बैठने का जगह पुष्पासन। इंग्लिश में थैलेमस। क्या कहेंगे? थैलेमस। तो ये क्या हो गया? थैलेमस। अब इसी के ऊपर क्या निकलेगा? फूल निकलते हैं सर। इसके ऊपर क्या निकलेंगे? फूल निकलते हैं सब। इस पे ग्रीन चलाएंगे तो चलेगा नहीं, दिख रहा है ये धुंधला दिखेगा। पुष्पासन, ये क्या हो गया? पुष्पासन। अब फूल डायरेक्ट तो खिलता नहीं है, पहले क्या खिली रहती है? कली। पहले क्या खिलती है? कली। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो किसी भी फूल में जो कली होती है, तो कली इस टाइप में रहेगी ना, पतली सी रहती है कली। अब बीच में से थोड़ा सा उसमें से फूल झांक रहा होता है इस तरह से, देखेंगे। तो ये जो कली वाला हिस्सा है ये फैल के नीचे लटक जाता है। लटक जाता है कि नहीं लटक जाता है? तो उसी लटके वाले हिस्सा को वो फूल के बाहर चला जाता है। लटक के ऐसे क्या हो जाता है? खिलने के बाद फूल के बाहर चला जाता है। तो बाहर की ओर ऐसे इधर नीचे लटक जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं बाह्य दल पुंज। क्या कहेंगे? ऐसे फूल से लटक के कहा चला गया? बाहर। बाह्य दल पुंज। क्या कहेंगे? बाह्य दल पुंज। और बाह्य दल पुंज को इंग्लिश में कहते हैं कैलिक्स। क्या कहेंगे? कैलिक्स। एक बार फिगर बना देते हैं, फिर सबका नाम लिख देंगे। आप बताइए ये कौन सा, ये क्या चीज है? वृंत। इंग्लिश में पेसियोल। ये क्या है? बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज इंग्लिश में कैलिक्स। इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं। ये क्या चीज है? पुष्पासन। पुष्पासन। इंग्लिश में थैलेमस। इंग्लिश में इसमें थैलेमस कहेंगे। अब इसके ऊपर फूल का हिस्सा आएगा। अब इसके ऊपर क्या आएगा? फूल का हिस्सा। ये फूल के मेन मेन पत्तियां होती हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? रंग बिरंगा फूल खिलता है। जो रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, ये जो जिसको ये इसे कहते हैं हम लोग दल पुंज। ये क्या हो गया? दल पुंज। यही रंग बिरंगा होता है। तो ये हो गया आपका दल पुंज। दल पुंज। इसे क्या कहा गया था? कैलिक्स। बाह्य दल पुंज को कैलिक्स। इसे कोलोरा। कोलोरा। इसे क्या कहेंगे? कोलोरा कहते हैं। इसे कोलोरा कहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये देखिए, ये वाला क्या चीज है? बाह्य दल। बाह्य दल पुंज का मेन काम फूलों में रहता है या फिर कली में रहता है?
कली को सुरक्षा देने का काम कौन करता है? बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज किस रंग का रहेगा? हरे रंग का। बाह्य दल पुंज किस रंग का रहता है? हरे रंग। कली को सुरक्षा कौन देता है? ये बताइए, हरे रंग का रहेगा तो इसमें क्लोरोफिल रहेगा कि नहीं रहेगा? तो क्लोरोफिल जैसे रहेगा तो भोजन बना लेगा कि नहीं बना लेगा? क्वेश्चन आएगा, कलियों को भोजन कौन देता है? बाय। कली अवस्था में भोजन कौन देता है? बाय। फूल का टोटल सिस्टम किसके ऊपर रहता है भाई? किसके ऊपर? पुष्पासन पे। किस पर? पुष्पासन पर। ये है आपका पुष्पासन। समझ में आ गया? कहां पर रहता है भाई? पुष्पासन पर। आगे बढ़े। ये रंगीन भाग क्या कहलाता है? दलपुंज। रंगीन भाग दलपुंज कहलाता है। आगे बढ़े, ध्यान से देखिए। ये जो इसमें खटा नहीं है, गुलाब है बेचारा, फूलों में सबसे ज्यादा यही बदनाम है। इसका क्या गलती है? देखिए, ये जो हम पकड़े हुए हैं, ये क्या चीज है? वृंत। ये क्या है? वृंत है। ये बहुत छोटा है जी, वो बड़का टूटबे नहीं ना करेगा। प्लास्टिक का है वो। लोल कहीं का। तुम लोग को मोतियाबिंद हुआ है, उसको ओरिजिनल समझता है। ये क्या चीज है भाई? वृंत है। ये सब पत्ती वगैरह है सब, ये सबको नोच देता है, टकला हो गया। ये क्या हो गया? वृंत। इस वृंत के पीछे देखेंगे, यहाँ पर तो ये हरे हरे रंग का जो इस पे ये लगाया हुआ है, ये क्या है? बाह्य दल पुंज। ये बाह्य दल पुंज है। ये भी बाह्य दल पुंज। इधर बाह्य दल पुंज। अब इस बाह्य दल पुंज को नीचे कर देते हैं यहाँ पर, तो आपको आराम से दिख जाएगा क्या चीज? बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज के जस्ट नीचे जो गोल टाइप का दिख रहा है, ये क्या है? पुष्पासन। आप फूल के नीचे गांठ टाइप का देखते होंगे, वो क्या रहता है? पुष्पासन। क्या रहता है? पुष्पासन। और ये हरे वाला क्या है? बाह्य दल। हरे रंग वाला बाह्य दल पुंज। और ये लाल रंग, लाल रंग वाला क्या है? ये दलपुंज रहता है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कई दलपुंज एक ठो रहते हैं, ऐसा कई सारे रहते हैं। ये हम क्या तोड़ रखे हैं? हाँ, दलपुंज। क्या है ये? दलपुंज। तो ये दलपुंज होता है, इसका एक टुकड़ा को हम लोग पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल। तो दलपुंज की इकाई क्या होती है? पेटल। क्या होती है? पेटल। पेटल होती है। यानी कई सारे पेटल मिलके क्या बन जाते हैं? दलपुंज। ये क्या चीज है? पेटल। ये पेटल। अब पूरा एक जगह कर देंगे तो दलपुंज। उसी तरह बाह्य दलपुंज भी कई सारे एक छोटे छोटे यूनिट से, एक एक टुकड़े से बना होता है। इसे कहते हैं सेपल। इसे क्या कहते हैं? सेपल। इसे सेपल। तो बाह्य दलपुंज, एक काम कीजिए, इसको मत पढ़िए, नहीं पूछता एग्जाम में। ज्यादा पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। वो नहीं पूछता है, मेडिकल वेडिकल के एग्जाम में पूछता है। ठीक है, पढ़ा दें। कई तो खद खदाने लगेगा सर, हाँ पढ़ा दीजिए यहाँ पे। अभी नया नया, ठीक है बता देंगे उसको। तो बता ही दिए। ये जो तोड़ रहते हैं, ये रंगीन वाला भाग जो तोड़ा जाता है, ये क्या हो गया? हाँ, पेटल। बचपन में आप लोग ऐसे किताब उताब के बीच में रखे हैं कि नहीं? ऐसे क्या रखते थे? पेटल। क्या हो गया? पेटल। और ये वाला जो हरा वाला टुकड़ा है, सेपल। हरा वाला सेपल। सेपल को मिला देंगे तो क्या बनेगा? बाह्य दलपुंज। सेपल को मिला देंगे तो बाह्य दल। अब पेटल को मिला देंगे तो दलपुंज। पेटल कैसा होता है? रंगीन। पेटल कैसा होगा? रंगीन। रंगीन फूल जो होते हैं वो दिन में खिलते हैं। रंगीन फूल क्या होते हैं? दिन में। इस बाह्य दल, ये दलपुंज जो ये लाल वाला है, ये दलपुंज, ये वाला हिस्सा, इसका मेन काम होता है कीड़े मकोड़े भौरे मधुमक्खी को अपनी ओर आकर्षित करना। कीड़े मकोड़े भौरे मधुमक्खी इत्यादि को आकर्षित करना, यानी कीटों को अपनी ओर क्या करना? खींच कर लाना। अब आप बताइए, कोई भी चीज आपकी ओर आकर्षित होगी या किसी चीज को आप ढूंढ लेंगे एक ही शर्त पे, या तो वो आपको दिखाई दे दे, या तो उसका सुगंध पता चल जाए। तो दिन में क्या होगा? दिखाई। और रात में तो दिखेगा नहीं, तो रात में क्या होगा? सुगंध होना चाहिए। तो इस बाह्य दल, सॉरी, दलपुंज को भी पता है कि कीड़े मकोड़े को अगर दिन में आकर्षित करना है तो कैसा रहना पड़ेगा? रंगीन। तो जितने जो फूल होते हैं वो दिन में खिलते हैं, वो रंगीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगीन। लेकिन उसमें सुगंध ज्यादा नहीं आएगा। दिन में खिल, देखिएगा इसे को महक रहा है, सटा के महकना पड़ेगा। पूरा सटाएंगे तब जाके महकता है।
इसको मतलब ही नहीं है कीड़े मकोड़े से। कहाँ ये तो औरों कम महकता है, सीबीएसई वाला है। आई जो हम लोग गमला में लगाते हैं हिंदी मीडियम वाला, उसे तरह इससे दुका बैठ जाता है इसे। देखते हैं घर में गुलाब गुलाब लगाए कि नहीं, वो देखते मन करता है नोच के फेंक दे। एक तो हम लगाए थे, हमको लगा ऐसा खिलेगा, जब खिले ऐसे हो जाए। गमला सही ते फेंक दिए हम, गए खिलना है तो सही से खिल, नौटंकी के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। अजीब टाइप का खिल जाए। तो जो रंगीन फूल होते हैं, इससे ये पता चलता है कि ये दिन में खिलते हैं कि रात में। क्या दिन में खिलने वाले फूल सुगंध देंगे? वो कैसे रहेंगे? रंग बिरंगा, बैगनी रंग का, गुलाबी रंग का, ऑरेंज कलर का, सफेद, ये सफेद करें, पीले रंग का, अलग अलग रंग के रहेंगे। वो रंगों से कीड़े मकोड़े को आकर्षित कर लेंगे, इस पे कीट वगैरह बैठ जाएंगे। लेकिन रात में खिलने वाले पौधे, आपको पता रहेगा रात में रंग बिरंगा रहेगा तो काला दिखने लगेगा। रात में इसको देखेंगे कैसा दिखेगा? काला दिखेगा ही नहीं। समझ में? तो रात में जितने फूल खिलते हैं वो कैसे रहते हैं? सफेद। क्या रहते हैं? सफेद। और साथ ही साथ उनमें सुगंध बहुत ही ज्यादा रहता है, ताकि कीड़े मकोड़े रंग देख के नहीं, क्या देख के आए? सुगंध सुनकर चले आए। तो रात में खिलने वाले पौधे, रात रानी, चमेली, देखते हैं साउथ की हीरोइन होती है सब, तो एगो कितना फूल बांधले रहती है सब, इतना गजरा बोलते हैं लोग इसको यहाँ पे, इतना लेके बांध लेगी सब। अब आगे अगर फूलवा लटका लिए मतलब सिग्नल ठीक ठाक है, ऐसे पिछवा फेंकी है सिग्नल ठीक ना है। समझ आ गया कि नहीं? लड़का सब में ससुरा में हमेशा ग्रीने सिग्नल लाता है। लड़कों का दिल होटल होता है, कोई भी आ सकता है, लेकिन परमानेंट यहाँ वो किसी को रहने नहीं देता है। क्या किसी का होटल में परमानेंट गुजारा होगा? नहीं। तो लड़कों का दिल क्या होता है? होटल होता है। क्या जी कालीचरण, कोई दिक्कत? ये भी हंस रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो दलपुंज के एक टुकड़ा को क्या कहते हैं? पेटल। क्या कहेंगे? पेटल। और बाह्य दलपुंज के एक टुकड़े को सेपल कहते हैं। कली अवस्था में पौधे को रक्षा देने का काम कौन करता है? हाँ, बाह्य दलपुंज। कली अवस्था में कौन रक्षा करता है? यही हरा वाला क्या करता है? बाह्य दलपुंज। और कांटे वगैरह तो होते हैं, वो जानबूझ के रक्षा करते हैं। देखिए जीवन में बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, संघर्ष से डर जाते हैं। किसी को गरीबी आएगी, प्रॉब्लम आ जाएगा, मतलब अलग अलग जीवन में लोगों की कठिनाइयां आती हैं अलग अलग। ये कठिनाइयां आपको बचाना चाह रही हैं बिगड़ कर, क्योंकि आप अगर प्रकृति से सीखिएगा तो किसी भी फूल को उसके कांटे ही उसे बचाते हैं, माली तो बाद में आता है। उसी तरह जीवन में अगर आपके कांटे तकलीफ हो रहे हैं ना, तो आपके जीवन वो बचा रहा है, लेकिन आप ओकरे से भागिएगा तो कोनो उखाड़ के लेके चल जाएगा। समझे? इसलिए संघर्ष से नहीं भागना चाहिए। अब यहां तक समझ में आ गया? ये तो भाई फूल का मेन भाग नहीं है, ये केवल काम है। इसका काम क्या है? कली को रक्षा देना। इसका काम क्या है? कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करना। अब इसमें नर और मादा भाग को समझते हैं। इसको समझते हैं, नर और मादा भाग का। इसमें एक ही फूल में नर भाग भी होता है और मादा भाग भी होते हैं सब। तो नर भाग और मादा भाग को हम समझ जाए। मादा भाग बीचों बीच में होता है, इस तरह से मादा भाग बीचों बीच में होता है। ये कौन सा भाग है? मादा भाग। मादा भाग एक ही होता है, जबकि नर भाग की संख्या कई सारी होती है। इससे सर ये सब क्या है? सब भाई नर भाग है। जो ये बाल के समान निकला ये क्या है? नर भाग। और बीच वाला ये क्या चीज है? मादा भाग। मादा भाग, ये मादा वाला भाग हो गया, ये वाला नर वाला भाग हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मादा भाग को हम जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जयांग। मादा भाग को, अब नर भाग को पुमंग। पुरुष से पुमंग याद रखिए। तो नर भाग को पुमंग। फूलों के नर भाग को क्या कहते हैं? अब फूलों के मादा भाग को क्या कहते हैं? जयांग। फूलों के मादा भाग को क्या कहते हैं? जयांग। और नर भाग को क्या कहते हैं? पुमंग। जयांग और पुमंग समझ में आ गया आप लोग? एक अलग फिगर बना देते हैं जिसमें जयांग और पुमंग को मेन। ये क्या हो गया? वृंत, ये थैलेमस या पुष्पासन।
नर भाग की मादा भाग, मादा भाग, ये नर भाग होता है। नर भाग की संख्या ज्यादा होती है कि मादा भाग? नर भाग की। बाकी सब हम इसमें नहीं बनाए, दलपुंज दलपुंज नहीं बनाए, उसका वो तो पढ़ाई दिए ना आप लोग को, मेन इस पे फोकस करना है यहाँ पे। ये भाग कौन सा? मादा भाग। मादा भाग को क्या कहेंगे? हाँ, जयांग कहते हैं। हम इधर साइड में लिख दे, मादा भाग कहलाता है जयांग। गाइनेसियम क्या कहलाता है? गाइनेसियम क्या कहलाता है? गाइनेसियम। हालांकि देखिएगा, महिला रोग विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? गाइनोकोलॉजिस्ट, जो महिलाओं के रोग के बारे में महिला रोग विशेषज्ञ होती हैं सब। आगे बढ़े तो ये मादा भाग क्या कहलाएगा? जयांग या गाइनेसियम। ससुरा एग्जामुआ में ना मादा भाग को जयांग नहीं लिखेगा, गाइनेसियम लिख देगा, इसे इस टाइप में लिख देते हैं, इसलिए आपको एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों याद करके चले। तो मादा भाग क्या कहलाएगा? जयांग, अंग्रेजी में गाइनेसियम। और जो नर भाग होता है ये क्या कहलाता है? पुमंग। नर भाग क्या कहलाएगा? पुमंग। पुमंग नर भाग क्या कहलाएगा? पुमंग। इसे कहते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। नर भाग को क्या कहेंगे? एंड्रोसियम। अब मादा भाग को क्या कहेंगे? गाइनेसियम। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। अब मादा भाग के 3 भाग, मादा जो भाग है ना, यहां से यहां तक इसके 3 टुकड़ों में करते हैं। पहले इतना तो समझ में आ गया। ये बताइए क्या है? वृंत। ये बीच वाला वृंत क्या चीज है? वृंत। और ये पुष्पासन, इंग्लिश में थैलेमस, इंग्लिश में थैलेमस। पूरा फूल का लोड किस पर है? पुष्पासन पे ही है, वही उसका नींव है, समझिए फाउंडेशन है ये। नर भाग क्या कहलाएगा? पुमंग। नर भाग पुमंग, इंग्लिश में एंड्रोसी। मादा भाग क्या कहलाएगा? मादा भाग जयांग। मादा भाग जयांग, इंग्लिश में गाइनेसियम। नर भाग को देखिए तो नर भाग में आपको 2 हिस्से दिखेंगे। नर भाग में आपको 2 हिस्से, एक हिस्सा जो ये सीधे गया है, ये जो सीधे गया है, इसे पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर। फिलामेंट, पुंकेसर फिलामेंट। पहला ये क्या गया है? ऐसे यहां तक गया है, और दूसरा भाग ये जो गोल सा यहाँ पे है, थैलीनुमा संरचना। यही ना 2 भाग आपको नर वाले भाग में दिख रहे हैं। तो पहला कहलाता है पुंकेसर। क्या कहलाता है? पुंकेसर। पुंकेसर फिलामेंट। पहला क्या कहलाएगा? पुंकेसर। और दूसरा ये जो है ये कहलाता है पराग कोश। क्या कहलाता है? पराग कोश। क्या कहलाएगा? पराग कोश। कोश मतलब होता है थैली, तो पराग कोश क्या कहलाता है? पराग कोश। तो सेकेंड भाग को हम क्या कहेंगे? पराग कोश। एंथर कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एंथर कहते हैं। पराग कोश को क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? अब इस पराग कोश के अंदर कुछ न कुछ भरा होगा, तभी ना ये थैली के समान। उस थैलिया में कुछ न कुछ क्या होगा? रखा होगा। तो पराग कोश के अंदर छोटे छोटे मात्रा में पराग कण भरे होते हैं, पॉलन ग्रेन। क्या कहते हैं? पराग कण या पॉलन ग्रेन। पराग कण या पॉलन ग्रेन ये भरा होता है किसके अंदर? पराग कोश के अंदर। तो हम तीसरा भाग क्या लिख सकते हैं? पराग कण। पराग कण होता है, इंग्लिश में पॉलन ग्रेन। क्या होता है? पॉलन ग्रेन। 3 चीज हो गया नर भाग का। बताइए, फूलों के नर भाग को क्या कहते हैं? फूलों के नर भाग को पुमंग। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? एंड्रोसियम, इंग्लिश में एंड्रो। इसके कितने भाग आप देखिए? 3। सिंपल। पहला नीचे से पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर। पहला पुंकेसर। ये गोल वाला पराग कोश। क्या है? पराग कोश। उसके अंदर भरा है पराग कण। पराग कण इंग्लिश में बोलिए, ये जो लंबा धागा की तरह फिलामेंट। गोल वाला भाग एंथर। अंदर भरा है पॉलन ग्रेन। अंदर क्या भरा रहता है? पॉलन ग्रेन। याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं है नर भाग से? नर भाग में ये पुंकेसर वगैरह हो जाते हैं। अब किस पे आते हैं? मादा भाग। किसमें आते हैं? मादा भाग में। मादा भाग में भी हमको 3 हिस्से देखने को मिलेंगे। इसमें भी 3 हिस्सा।
सिमेट्रिक हो जाता है सब चीज। ये जो सबसे नीचे जो गोल संरचना देख रहे हैं लोटा जैसा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये ओवरी है। क्या है? ओवरी। ये क्या हो जाता है? ओवरी। ओवरी को हिंदी में क्या कहते हैं? अंडाशय। ओवरी को हिंदी में अंडाशय कहते हैं। ओवरी हिंदी में क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। अंडाशय। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? ओवरी। तो ये तो हो गया ओवरी। अब ओवरी जो है ये एक लंबी संरचना यहां से यहां तक बना लेता है। ये दिख रहा है, ये जो उठा हुआ है इसे लंबा है, इसे हम लोग कहते हैं वर्तिका। इसे क्या कहते हैं? वर्तिका। ये क्या कहेंगे? वर्तिका। वर्तिका। इंग्लिश में स्टाइल। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? स्टाइल। ये वर्तिका है, इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? स्टाइल। ये बोलिए अंडाशय। ये क्या है? अंडाशय। ये क्या है? वर्तिका। क्या है? वर्तिका। और ऊपरा जो इसे गोल घूमा है ना, ये वाला भाग, ये इसका अंतिम कगार है। वर्तिका का अंतिम कगार है, वो उसके बाद खत्म है। कगार मतलब क्या होता है? किनारा। तो वर्तिका का वो क्या है? अंतिम कगार है। किसका कगार है? वर्तिका का। तो इसके वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? स्टिग्मा। इंग्लिश में स्टिग्मा। क्या कहेंगे? स्टिग्मा। इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं। तो 3 भाग किसका हो गया? मादा का। और 3 भाग किसका हो गया? नर का। याद रहेगा आप लोग को? ये मादा का ये नीचे वाला भाग अंडाशय। पहले हिंदी में बोलिएगा, ये अंडाशय। ऊपर गया वर्तिका। ऊपर गया वर्तिका। लास्ट छोर वर्तिकाग्र। लास्ट छोर वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है? वर्तिका। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। नर भाग में पहला भाग क्या हो गया? क्या हो गया? पुंकेसर। क्या होगा? पुंकेश। गोल वाला भाग पराग कोश। पराग कोश के अंदर भरा है परागकण। क्या भरा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नर भाग क्या कहलाएगा? मादा भाग। फूलों का सारे टुकड़े देख लिए। अब फूल को एक में बना देंगे तो समझ जाएंगे आप लोग। देखिए फल कैसे बनता है। ये जो इसके अंदर परागकण है ना, ये कैसे भी अंडाशय में रखे हुए अंडा से जाके मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? फूल बन, क्या हो जाएगा? फल बन जाएगा। तो यहां से यहां जाएगा कैसे? भौरवा। सब भौरवा बैठता है ऐसे ना, चक्कर पकड़ करते रहता है। सब चक्कर पकड़ करेगा तो भौरे वगैरह के पैर के नीचे छोटे छोटे बाल होते हैं, इसमें से सटा के यहाँ सटा देगा। जैसे यहाँ सटाएगा तो अंदर चल जाएगा। इसलिए गाना नहीं है, भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राज को। सब हम लोग के समय का गाना था। आज के वक्त में कुर्ता पैजामा काला काला। आज का कोनो गाने का मतलब ही नहीं है। पुदीना ले लो। चलो कौन वाला? ये वाला हिस्सा क्या चाहिए? ये क्या है? प्रिंट। ये वाला ये पुष्पासन। और ये साइड में लटका रहता है बाह्य दलपुंज। क्या है? बाह्य दल। बाह्य दलपुंज। ये बोलिए तो जयांग। क्या है ये? जयांग। ये पूरा का पूरा जयांग है। ये क्या है? ये दलपुंज है। दलपुंज हो जाता है। ये सब उमंग होता है। ये सारे फूल में पाए जाते हैं। सब क्या हो गया? उमंग। उमंग का शुरुआती भाग ये पुंकेसर। ये वाला परागकोश में क्या भरा था? जयांग का नीचे वाला भाग अंडाशय। ये अंडाशय में क्या रहेगा? अंडा। ये क्या चीज है? यहाँ पे क्या है? पराग कण। पराग कण। किसी को कोई दिक्कत नहीं? बताइए तो बाह्य दलपुंज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैलिक्स। क्या कहते हैं? कैलिक्स। और दलपुंज को कोलोरा। क्या कहेंगे? कोलोरा। दलपुंज को कोलोरा रंगीन होता है या नहीं होता है? कोलोरा से याद रखें कोरोना, रंग बिरंगा कोरोना था।
कई रंग का था कि नहीं था कोरोना? ऐसे तो कोरोना तो बड़ी खतरनाक काम किया था मई के महीने में। मई में जो कोरोना ने तांडव मचाया था ना, जिसका कोई हद नहीं, बहुत खतरनाक हो गया था कोरोना। आप लोग में से बचे हैं लोग कि किसी किसी को हुआ था जी? आप में कोई है इसमें कोरोना मरीज? नहीं, अगर रोकबो करेगा तो नहीं बताएगा। कोरोना जिसे हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो सबसे बड़का एंटी वो वैक्सीन है वो, उसके में कोई दिक्कत नहीं होती वैक्सीन की। तो कोरोना से क्या याद रखेंगे? कोलोरा। कोलोरा कैसा होता है? रंग बिरंगा। कोलोरा का एक भाग क्या कहता है? पेटल। कोलोरा का एक भाग क्या कहलाता है? कैलिक्स का एक भाग क्या कहलाता है? सेपल। कैलिक्स का एक भाग सेपल। कई सारे सेपल्स को मिला देंगे तो कैलिक्स, कई सारे पेटल को मिला देंगे तो हाँ कोलोरा कहलाता है। आगे बढ़ जाए। ये फूल की बाहरी संरचना हो गई। इस आधार पर फूल। अब समझते हैं परागण क्या होता है। इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनेशन, पॉल्यूशन नहीं, पॉलिनेशन। तो जब आप फूलों की कैटेगरी पढ़ेंगे तभी आपको परागण समझ में आएगा। किसी भी फूल में आप रियल में ये सब देखे हैं कि नहीं? ये देखिए, ये बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि एक ही रहता है। और ये वाले क्या रहते हैं? छापले रहता है खूब ज्यादा। किसी भी फूल में आप देखेंगे तो गुलाबी के फूल में अंदर तोड़ के देखेंगे ना इसमें, तो देखिएगा दाना दाना टाइप का रहेगा इसमें। कर रहा है कि सर सीबीएसई वाला इसमें नहीं होगा, सब में होगा। देखिए, यहाँ दाना दाना टाइप का रहता है अंदर। सब नोच दीजिएगा ना, तो इसमें सब नोचिए देते हैं इसका। या बाहेदल पुंज। अब इसमें देखिएगा तो झाड़ू टाइप का रहेगा, लगेगा आगे चल लगा है, ब्रश लगाया गया है। ब्रश करने वाला नहीं है, ब्रश टाइप का आगे निकला रहता है। यहाँ पे अगर कैमरा के ठीक सामने देखे तो मेरे दाढ़ी में छुप जा रहा है, कैमरा में ठीक सामने देखिए। ये सारा ये जो बाल टाइप की संरचना निकली गई है, वो क्या चीज है? क्या चीज है? नर भाग है। इसमें जो सबसे चौड़ा वाला भाग जो होता है बीचों बीच में, वो क्या होता है? मादा भाग होता है। वो क्या हो जाता है? जयांग होता है। आप लोग किसी भी चीज के फूल को देखिएगा, उसके पत्ती उत्ती को हटा के देखेंगे तो आराम से होगा। सूरजमुखी में देखेंगे तो ये तो सबसे सिंपल दिख जाता है, ये सब बड़ा बड़ा दिखता है। निकलेगा जी सूरजमुखी, एक ही बार में तीनों निकल जाएगा। वो तो दिखेगा ही नहीं, बड़का चाहिए, ये बड़का। वहीं से खोल लो। आर्टिफिशियल है तो उसमें भी रहेगा ना। ये निचवा जो इसे झालर मोती लटका है, ये क्या है? बाहे दलपुंज। ये वाला दलपुंज। ये दिख रहा है इतना ज्यादा? ये क्या है? सब खूब ज्यादा, बहुत ज्यादा जो दिखते हैं सब पुमंग है। क्या है? पुमंग। ये जो बीच वाला भाग है जयांग। जयांग एक छोटा ही सा रहेगा, बीचों बीच में रहेगा। तो ये तो आर्टिफिशियल है, तो ओरिजिनल की तरह तो रहेगा नहीं। लेकिन ओरिजिनल में देखेंगे तो बीच में क्या रहता है? जयांग। बीचों बीच में जयांग। ये सब क्या चीज है? पुमंग। भौरा बैठेगा इस पे से इस पे कहीं का पुमंग लेके अगर कहाँ चल गया बीच में, तो क्या हो जाता है? वहां पे फिर वो अंडा से जाकर मिल जाता है। उस घटना को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन। तो पहले क्या होता है? परागण। तो परागण समझते हैं? पहले फूल का पार्ट समझ गए, परागण पढ़ाएगी नहीं? परागण को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनेशन। ये सब याद रहेगा। नीचे भाग फूल का ये क्या कहलाएगा? वृंत। ये वाला पुष्पासन। ये बोलिए तो जयांग। ये क्या है? जयांग। ये सब क्या है? सब उमंग है। इसके बताइए पराग कोण के अंदर क्या भरा हुआ है? पराग कण भरे हैं उसे। ये सब क्या है? सब पराग कण है। परागण, परागण, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है समझिए। पराग कण का, किसका? पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। कहां तक पहुंचना? वर्तिकाग्र तक पहुंचना, अंडाशय तक नहीं। यहां तक पहुंच गया तो निषेचन हो जाएगा। वो मिल गया तो क्या कहलाएगा? निषेचन। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तुरंत। आम मतलब आम का पेड़ रहेगा तो आम बनेगा, जिस चीज का रहेगा वो बनना चालू हो जाएगा। तो यहां तक पहुंच गया तो क्या कहलाता है? निषेचन। बस यहां से यहां तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण। तो आप परागण की परिभाषा क्या कहेंगे? पराग कण का
वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण। पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण। अब इसको किताब में पढ़िएगा ना तो 4 लाइन लिख देगा, इतनी सा ना कि इतना बड़ा करेगा। कैसे करेगा सुनिए। फूलों के नर भाग में उपस्थित पराग कण का पराग कोष को छोड़कर मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। माथा फोड़ दिया, नया लड़का पढ़ेगा तो कहां से निकल रहा होगा पता ना चलेगा। भाई आपको तो फूलों के पाठ में हम पढ़ाइए दिए पराग कण कहाँ होता है, तो यहाँ ले आके ओके लंबा पीला के क्या जरूरत है कि पराग कण पराग कोष से निकल के। सबको पता है पराग कण कहाँ होता है, यहाँ पराग कण रहेगा, क्या जरूरत है हल्ला पीले भी ने कहा है। पराग कण का कहाँ तक पहुंचना? वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? खत्म कहानी यहाँ पर। जबकि कोनो किताब देखिएगा ना तो पूरा लिखेगा एकदम बकायदे, इतना पन्ना एकदम एकदम ऐसे यहाँ पर। उसकी किताब की भी मजबूरी, किताब को जो राइटर लिखता है वो आपके सामने खड़ा नहीं होता, अब वो अपने हिसाब से लिखा है और हम अपने हिसाब से बता रहे हैं। क्योंकि हम तो आपको बता रहे हैं तो पहले आपसे कुछ भी लिए डायरेक्ट कि क्या क्या, हम इतना तो कंफर्म पता है कि आपको ये पता है कि नर भाग उमंग है, मादा भाग जयांग है, जयांग का टॉप मोस्ट भाग वर्तिकाग्र, इसका पराग कोष, इसी के अंदर भरा है परागकण। बस इतनी सी सिंपल प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण। क्या कहेंगे? परागण। क्या कहेंगे? परागण। किसी को कोई दिक्कत नहीं। परागण जो होता है ये कई डिजाइन से होता है। जैसे मान के चलिए यहां भी एक फूल है, एक यहां फूल बना देते, इसके ऊपर क्या बना, ये क्या था? पुष्पासन। आइए आइए उमंग, उमंग। यहां से यहां भी निकलेगा तो क्या कहलाएगा? परागण कहलाएगा। तो परागण समझिए कैसे होता है। 2 टाइप का परागण, एक होता है स्वपरागण। क्या होता है? स्वपरागण। एक होता है पर परागण। स्वपरागण मतलब क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। इस पे भौरा बैठेगा और टहलते टहलते वो यहाँ पे भी पैर रख देगा, यहाँ रख देगा पैर, तो उसी फूल का पराग कण उसी फूल के मादा भाग में क्या हो गया? आके लग गया। तो इसे कहते हैं स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है भौरवा आके यहाँ बैठा और यहाँ बैठने के बाद वो फटाक से उड़ के यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, तो भी तो ये क्या है? परागण ही है। लेकिन देखिए उस स्थिति में दूसरे फूल का परागकण किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर चला गया, तो इसे कहते हैं पर परागण। इसे क्या कहेंगे? पर परागण। ये हेट्रोपोलिनेशन हो जाता है। तो ये क्या हो गया? पर परागण। तो भौरा उसी पे बैठ के वहीं पे पोत पात दिया तो क्या कहलाता है? सो परागण। अब वहां भौरा बैठा और दूसरे के खेत में जाके दूसरे के फूल पे बैठ गया तो हम पर पड़ा, कौन हो गया? पर परागण। तो परागण की क्रिया कितने टाइप की? उसी फूल में परागण हो जाए तो, किसी दूसरे फूल का परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए तो पर परागण। क्या होता है? पर परागण। हमेशा अच्छा माना जाता है पर परागण। हमेशा किसे अच्छा माना जाता? पर परागण। और स्वपरागण को अच्छा नहीं माना जाता, स्वपरागण को अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए ये सब फूल को देखिएगा ना तो हमेशा टेढ़ टाढ़ हो जाता है। ये सब जितना फूल रहेगा स्वपरागण वाला टेढ़ टाढ़ होकर अजीबे हो जाएगा, और ये सब फूल ठीक ठाक रहता है सब। तो इसी CBSE बोर्ड वाला कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अच्छा फूल पाना है तो क्या करना पड़ेगा? पर परागण। और वहीं पे करना है तो स्वपरागण। अब स्वपरागण तो समझ में आता है, बहुत इजी है स्वपरागण। इजी कैसे? अगर हवा चलेगा ऐसे ऐसे, खूब जोर जोर से हवा चलने लगे, इसी में अगर हवा चलने लगे ऐसे ऐसे, आंधी मार दे ऐसे ऐसे ऐसे, तो अपने से इसका इसमें चल जाएगा गिर के। तो हवा वगैरह से तो स्वपरागण इजी होता है। लेकिन पर परागण के लिए जरूरत किसकी पड़ जाती है? भौरे, मधुमक्खी, कीट वगैरह ये सब की जरूरत किससे पड़ जाती है? पर परागण। अच्छा क्या माना जाता है? पर परागण। आने वाला फल जो होता है वो पर परागण में अच्छा होता है या स्वपरागण? पर परागण। इसलिए देखिएगा शादी ब्याह कराया जाता है ना हिंदू धर्म में तो बड़ी सब मिलाया जाता है कि अपने एरिया के ना है, दुका दुका मिलाया जाता है, देखते हैं, ताकि क्या कैसे रह सके पर परागण, एकदम दूर के रिश्ता रहे। और अगले बगल में मोहल्ले में कर लेंगे ना तो कौन सी हो जाएगा सब, तो वही टेढ़ टाढ़ होगा आपका लड़का। क्या सही रहता है?
अंडमान निकोबार से लाइएगा लोग। समझ में गया? परागण के स्वपरागण से अच्छा माना जाता है परपरागण। परागण की क्रिया जो होती है ये कई चीजों से हो सकती है। जैसे पानी से भी परागण की क्रिया हो सकती है। पानी से भी परागण, बारिश होगा, बारिश के बाद इधर से उधर पानी की बूंदें आएंगी, बारिश होता है तो हवाएं भी तो ऐसे मारती हैं सब बारिश को, तो पानी भीगेगा, भीग के पानी इसमें बैठा हुआ है तो उस पानी में क्या लग गया है? परागकण लग गया। अब पानी डगर के जाएगा इधर उधर, यहाँ से हवा मारेगा इधर उधर तो पानी उस पर टपकेगा या इधर टपकेगा, तो वहां से भी क्या हो सकता है? परागण हो सकता है। तो पानी से जब परागण होता है तो उसको हम लोग कहते हैं, पानी को हाइड्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रो। तो हाइड्रोफिली, क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। अगर फील कर दिया गया, भर दिया गया, परागण कर दिया गया, किसके द्वारा? पानी के द्वारा, तो उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली। क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली। क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना परागण में? परागण कितने टाइप का? कौन कौन? स्वपरागण और परपरागण। अच्छा क्या होता है? परागण। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ध्यान रखिएगा ये लोग फ्यूचर में परपरागण को, अगल बगल में नहीं तो बहुत फ्यूचर है खराब हो जाएगा। अगर बताइए परागण किसके द्वारा हो जाए? जल के द्वारा, इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली कहते हैं। और अगर यही कीट द्वारा हो जाए, किसके द्वारा? कीट द्वारा। तो कीट द्वारा अच्छा होता है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कौन, कितने लोग बता सकते हैं कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? बोलिए वो, इधर कौन नहीं बताएगा सवाल? क्या कहलाता है? हाँ? सेरिकल्चर। कर रहा है सेरिकल्चर। भाई सेरिकल्चर का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोनोलॉजी। कीटों का अध्ययन। तो एंटोमोनोफिली, इसे क्या कहेंगे? एंटोमोनोफिली। इसे क्या कहेंगे? एंटोमोनोफिली। अब आप बताइए, जानवरों द्वारा भी हो सकता है। सबसे अच्छा किससे माना जाता है? कीट द्वारा। किसके द्वारा? कीट द्वारा। लेकिन एक बात बताइए, जहां गेहूं होते हैं, धान होता है, मक्का होता है, ये तो कई कई बीघा में बोया जाता है, और उसमें जिम्मेदारी लगा देंगे भौरा सबको कि हे फूल में से बैठ के हो में बैठो। सचुरा कई साल तो भौरा परागण में लगा देंगे सब, तो पता चलेगा कि अखबार में निकलेगा अभी भागलपुर के क्षेत्र में 2018 बैच के जितने गेहूं है उसमें परागण की क्रिया चल रही है। सोच रहा एसएससी का फॉर्म बना देगा उसको। भौरा से हो पाएगा? पूरा भौरा का फौज बुलाना पड़ेगा, चलो हमला करो बटालियन। कहां पर? परागण के लिए। तो ऐसे जितने अनाज होते हैं उसमें कभी भी छोटे मोटे भौरों से पॉसिबल नहीं है। तो वहां किसके द्वारा हो जाता है? हवा द्वारा, वायु से होता है। तो वायु को नापने वाला मीटर क्या कहलाता है? एनीमोमीटर। तो इस वाले परागण को कहते हैं एनीमोफिली। क्या कहते हैं? एनीमोफिली। क्या कहेंगे? एनीमोफिली। तो हवा द्वारा जब परागण हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? एनीमोफिली। तो अनाज वगैरह में परागण की क्रिया कैसे होती है? हवा द्वारा। अनाज वगैरह में कैसे होती है? हवा द्वारा, वायु द्वारा। अब आप खुद से सोच के देखिए, अनाज में कैसे हो सकता है कीट द्वारा? इतना कीट है आपके पास? नहीं है। पानी द्वारा थोड़े छोटे मोटे फलों वगैरह में हो सकता है। जानवरों द्वारा भी हो सकता है परागण। बड़े बड़े जो जानवर होते हैं सब, ये बहुत बड़े बड़े, मतलब जैसे शाकाहारी जानवर होते हैं सब ना, तो किसी फूल वगैरह को खाएंगे सब, या ऐसे टच करेंगे सब, तो मुंह से ऐसे इसके यहाँ टच हुआ, वहां टच हो गया, तो उससे भी हो सकता है। तो जानवर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जंतु। जंतु जो होता है जूफिली। जूलॉजी में पढ़ना है जंतुओं को, तो जूफिली। जैसे हाथी, क्या होता है? हाथी। रेफ्लेसिया इतना बड़ा फूल होता है, इतना बड़ा फूल होता है रेफ्लेसिया, ससुरा 8-10 किलो का। और उसके ऊपर क्या करिएगा? किसी के ऊपर परछावन में फेंक दीजिए, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब है, 4-5 को फेंक दीजिए, देखिए गटई टूट जाता है वहां पे। समझ गया? वहां भौरा काम आएगा? नहीं काम आता। तो बड़े बड़े फूल होते हैं रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया इतना बड़ा फूल होता है कि उसको हाथी उसके
उसके अंदर फूल, आप गुड़हल का फूल देखे होंगे, उसको आदमी उसका नीचवा से पेंदिया तोड़ के, ये पुष्पासन उसका तोड़ के उसमें से मीठा मीठा रस पीते थे हम लोग। पता नहीं बचपन में आप लोग किए हैं कि नहीं। गुड़हल का फूल जो लाल रंग का होता है, हिंदी मीडियम वाला तो पक्का किया होगा, समझ में गया। तो वो फूलों में थोड़ा थोड़ा रस होता है। तो हाथी क्या करती है, रेफ्लेसिया नाम का जो फूल होता है, बड़े साइज का होता है, तो उसमें सूंड डाल के और उसका रसवा पीने की कोशिश करती है। तो सूंडवा डाल के रस पिएगी तो क्या लग जाएगा, पराग कण वगैरह कहीं ना कहीं लग जाएगा। इसका जब रस खत्म हो जाएगा तो हाथी का पेट उतने से भरेगा। अब दूसरका में क्या करेगी, सूंड में उसमें लगाएगी रस पीने के लिए, तो इसका पराग कण किसमें टच हो गया, उसमें। तो इसी बहाने पर परागण स्व परागण दोनों कर सकती है। उसी फूल से अगर टच हो गया तो क्या होगा, स्व परागण, उसमें से निकाल के दूसरे जगह लगा दिया तो क्या हो गया, पर परागण। क्या हो गया, पर परागण। तो हाथी वगैरह में सबसे बड़े फूल रेफ्लेसिया में परागण किसके द्वारा होता है, हाथी द्वारा। रेफ्लेसिया सबसे बड़ा फूल कौन सा है, रेफ्लेसिया, उसमें किसके द्वारा होता है, हाथी। और सबसे छोटा फूल वोल्फिया होता है। क्या होता है, वोल्फिया, उसमें हवा द्वारा हो जाता है। वोल्फिया में हवा द्वारा। सबसे बड़ा फूल कौन सा है, रेफ्लेसिया। और सबसे छोटा फूल वोल्फिया। कौन सा है, वोल्फिया। इसमें किससे होता है, हाथी, और इसमें हवा द्वारा। सबसे क्वेश्चन फंसा देता है किसमें, कमल के फूल में। इसमें कमल के फूल में, कमल का फूल पानी में खिलता है, पानी में खिलता है कमल का फूल। कहेगा कि कमल के फूल में परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, हवा, पानी, जंतु, कीट, किसके द्वारा होगी। कमल के फूल में परागण की क्रिया किसके द्वारा होगी, कमल के फूल में ये जल द्वारा नहीं होता है, क्योंकि जल तो नीचे रहता है और कमल का फूल कहाँ रहता है, ऊपर। ऐसे लहर थोड़े मारता है इसमें से, चलो में घुमा देते हैं। भौरा वगैरह को देखिएगा, कमल के फूल में पक्का रहेगा सब, कमल के फूल में भौरा वगैरह रहता है सब। तो किसके द्वारा होता है, कीट द्वारा। भौरा किस में आता है, कीट में रहता है, घूमते रहता है इधर से उधर भौरा वगैरह। आगे बढ़े तो सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया, उसमें परागण हाथी द्वारा। सबसे छोटा फूल वोल्फिया, उसमें परागण किसके द्वारा, वोल्फिया में हवा द्वारा। और कमल के फूल में फूलों का अध्ययन, एंथोलॉजी, फलों का होता है जी कोमल। जनन क्रिया में पौधों का कौन सा भाग लेता है, फूल। कौन लेता है, फूल। फूल विकसित होकर क्या बना लेते हैं, फल। क्या बनाएंगे, फल। फूल का निचला भाग जिसे पकड़ते हैं क्या कहलाता है, वृंत। क्या कहलाएगा, वृंत। अब फूल जिस पर रहता है उसे पुष्पासन। क्या कहेंगे, पुष्पासन। अब पुष्पासन हो गया यहाँ पर। अब कली अवस्था में जो रक्षा करता है, बाह्य दलपुंज। रंगीन जो दिखता है, रात में खिलने वाले फूलों के दलपुंज किस रंग के, दिन में खिलने वाले रंगीन। ज्यादा सुगंध कौन देता है, कली अवस्था में फूलों की रक्षा कौन करता है, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज का एक टुकड़ा क्या कहलाता है, बाह्य दलपुंज का एक टुकड़ा सेपल, और दलपुंज का एक टुकड़ा क्या कहलाता है, पेटल। दलपुंज को अंग्रेजी में कोलोरा, याद कैसे रखेंगे, रंग बिरंगा कोरोना से कोलोरा। और इसको कैलिक्स, इधर कैलिक्स। बताइए तो फूलों के मादा भाग को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, गाइनेसियम, हिंदी में जयांग। और नर भाग को हिंदी में क्या कहेंगे, उमंग, अंग्रेजी में एंड्रोसियम, अंग्रेजी में एंड्रो। जयांग यानी गाइनेसियम के कितने भाग, तीन। निचला वाला अंडाशय, ऊपर गया तो वर्तिका, एकदम कोना पे इंग्लिश में अंडाशय को ओवरी, वर्तिका को स्टाइल, वर्तिकाग्र को स्टिग्मा। पुरुष का जो भाग होता है, नर भाग पुमंग यानी एंड्रोसियम, इसका पहला लंबा वाला भाग है पुंकेसर, और गोल रहेगा तो पराग कोश, और उसके अंदर भरा है पुंकेसर को अंग्रेजी में फिलामेंट, पराग कण, पराग कोश को एंथर, उसके अंदर भरा रहेगा पॉलेन ग्रेन। पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है,
क्या कहलाता है? परागण। परागण। अच्छा परागण किसे माना जाता है? पर परागण। और उसी में हो गया तो स्वपरागण। जब कभी भी परागण की क्रिया कीड़े मकोड़े द्वारा की जाती है तो इसे कौन सी फीली कहते हैं? एंटोमोनोफीली। हवाओं द्वारा हो तो एनिमोफीली। एनिमोफीली। जंतुओं द्वारा हो तो जूफीली। हवाओं और ये पानी द्वारा हो तो हाइड्रो। सबसे बड़ा फूल रेपलेसिया। परागण किसके द्वारा? सबसे छोटा फूल परागण किसके द्वारा? हवाओं द्वारा। कमल के फूल में परागण। परागण के बाद कौन सी क्रिया चालू होगी? निषेचन के। अब क्वेश्चन पूछा था परागण की क्रिया कहां पर संपन्न हो जाती है? तो वर्तिकाग्र पर। परागण की क्रिया कहां संपन्न हो जाता है? वर्तिकाग्र। जबकि निषेचन के लिए पराग कण को कहां आना पड़ता है? अंडाशय में। तो क्वेश्चन बता देंगे ना, परागण कहां संपन्न हो गया? वर्तिकाग्र तक। परागण कहां संपन्न हो गया? और निषेचन कहां होगा? परागण वर्तिका, निषेचन परागण, निषेचन। फल का निर्माण परागण के फल स्वरूप होगा कि निषेचन के फल? तो फलों का निर्माण फूलों के किस भाग में होता है? अंडाशय में। क्या होता है? अंडा। अंडाशय जब कंप्लीटली मेच्योर हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं फल है। क्या है? फल है। अंडाशय की बाहरी दीवारें ही उस फल के छिलका का निर्माण कर लेती। तो जो हम फल खाते हैं ये कंप्लीटली मेच्योर, पूरी तरह से कंप्लीट क्या रहता है? अंडाशय ही रहता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब फलों के ऊपरी भाग में देखेंगे, अमरूद वगैरह में देखेंगे जहाँ चींटी उटी रहती है, नोच के आदमी फेंक देता है। अमवा उमवा में देखेंगे ये सब, वो सब नीचे वगैरह का भाग रहते हैं सब, जहां से वो पकड़े होता है। उस फलों में उस टाइप के चीजों को पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। अब अगला क्लास मंडे को। ठीक है। रक्षाबंधन आप सब लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का त्योहार हम लोग कोचिंग में भी मनाते थे। इस बार भाई गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से किसी भी चीज को सार्वजनिक तौर पे नहीं मना सकते, इसलिए इस बार हमको भी व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख है। कितनी लड़कियां पिछले इससे पहले जो रक्षाबंधन था उसमें थी? बहुत कम पहले था, आप ही लोग थे। तो उसमें सारी लड़कियां आई थी कि नहीं? पूरा क्लास भर गया था इसमें, पूरा भरा हुआ था इसमें। तो अब की बार अगर कर देंगे तो फिर हमको हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, थोड़ा हम हाईलाइट भी हैं, सबसे पहले हमारे सूचना पहुंच जाएगा। इसलिए इस बार हम लोग रक्षाबंधन नॉर्मल ही मनाते हैं। नेक्स्ट रक्षाबंधन में अगर ये कोरोना खत्म हो जाएगा तो खूब बढ़िया से रक्षाबंधन मनाए। आप सभी लोग को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामना। आगे का क्लास कल करेंगे, मंडे को कल नहीं। गर्ल्स लोग जिनका क्लास नहीं है वो निकलेंगे।